जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, हम लोग शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा 2024 में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वैकेंसी भले ही 2025 में आई है, लेकिन आपकी तमाम योग्यताएं 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट की जा रही हैं। तो इस चयन परीक्षा में हम लोग गणित विषय को लेकर के एक बार फिर डिस्कस करने आए हैं और आज पूरे सिलेबस विजिबिलिटी के साथ पूरे सिलेबस की चर्चा होगी। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने भी आपको भयभीत किया, डराया, आप भी भयभीत हुए और डरे। लगातार आपका हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है कि सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट कर दिया है, इसे इतने कम समय में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज सिलेबस का लेयर बाय लेयर विवरण दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि भयभीत होने से कुछ नहीं होता है, डरने से कुछ नहीं होता है, शौर्यता के साथ, धैर्यता के साथ उसका सामना करना चाहिए और सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। अगर आप तनिक भी सीरियस स्टूडेंट है तो आपको भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए जो सभी विषयों का सिलेबस जारी किया है, तो मैं मेरे प्रमुख विषय गणित की बात करूंगा और उसमें जो भी चीज़ें हैं आपको कैसे टैकल करनी है। और पहले तो बता दूं कि जो भी आपका सिलेबस है उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ। तो उसकी क्लास जो है वो आज से ही प्रारंभ समझो और यही पहला वीडियो मान करके चलो आप। तो सबसे पहली और बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको भयभीत नहीं होना है और आप सभी लोग ये कर सकते हैं। सिलेबस देख करके बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए और सिलेबस को हम लोग पहले समझते हैं। सिलेबस का हवा बनाने से बेहतर है कि हम यूनिट बाय यूनिट उसको समझते हुए चलें, तो हम पकड़ पाएंगे कि सिलेबस को हमें किस प्रकार से टैकल करना है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और हम लोग चलते हैं जो रूल बुक आयोग द्वारा जारी की गई है उस रूल बुक में हम लोग जा करके स्टडी करते हैं। तो हम पाएंगे कि निश्चित ही सिलेबस कठिन हो सकता है, लेकिन अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिलेबस सभी बच्चों के लिए है। तो सीधे हम लोगों को पेज नंबर 63 के आसपास पहुंचना है। पेज नंबर 63 में हमारा सिलेबस है। रूल बुक आप सबके पास है, सभी लोग अपनी रूल बुक ओपन कर लीजिए। तो हम लोग डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन कर पाएंगे। भयभीत होने से कुछ नहीं होता, सामना करना है अपन को। अपन अगर उसका सामना करेंगे, अपन उसको ठीक से देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये हो गई अपनी सामग्री। किन किन विषयों के बारे में बात हो रही है? मैथ, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और विज्ञान। योग्यता सबको पता है। 2018 और 2023 में जो छात्र पात्रता परीक्षा में एलिजिबल हैं, केवल वही छात्र इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आरक्षण वाले आरक्षण वर्ग में जाएंगे, अनारक्षित वाले अनारक्षित वर्ग में जाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आरक्षण वर्ग में केवल वही कैंडिडेट शामिल होंगे जो छात्र वहाँ आरक्षण वर्ग में आए हैं, जो छात्र, ध्यान रखिएगा, मिनिमम क्वालिफाई किए हुए हैं, वो आरक्षण वर्ग में शामिल होंगे, अनारक्षित वाले अनारक्षित वर्ग में शामिल होंगे। तो इसे मिक्स नहीं करना है। अब हम एक तरफ से हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का भी अच्छा खासा सिलेबस है, ये संस्कृत का सिलेबस है, ये सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है और ये सोशल साइंस का इंग्लिश वर्जन हो गया और ये साइंस का इंग्लिश वर्जन हो गया और ये बायोलॉजी का हो गया, यानी साइंस का हो गया, और ये रहा मैथ का। तो मैथ के सिलेबस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। विजिबिलिटी अगर नहीं है तो हम इसे नाइट मोड में भी कर सकते हैं।
आप सभी लोगों को मेनली क्या है कि ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो जो चीज़ें हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग यूनिट वन को फोकस करेंगे। जब हम यूनिट वन को देखते हैं, सारे बच्चे देखिए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हर जगह तक चलेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो यूनिट वन में आपका है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो आप वनडे एग्जाम में जानते हैं, नंबर सिस्टम केवल वो नहीं है। नंबर ये है कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो होती हैं, जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो ये आ ही जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो आपको कोई ग्राफ तो दिया नहीं जाएगा कि आपको संख्याओं का निरूपण करना है। ये जो 9th और 10th स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं उनमें इसी प्रकार के टॉपिक लिखे होते हैं, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने नंबर सिस्टम बोला है तो रियल नंबर के बारे में बात हो रही है। तो मैं एक एक करके आपको ब्रीफिंग करता चलूँगा कि कैसे आपको इनको पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो यूक्लिड थ्योरम है, उस यूक्लिड थ्योरम को नहीं पूछेंगे, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, जो थ्योरम्स अंक गणित में यूज हो रही है इस टाइम पे, उनके बारे में जानकारी वो पूछ सकते हैं। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर एवं उनके दशमलव प्रसार के बारे में ये बात कर रहे हैं। जैसे ही हम यूनिट 2 में जाते हैं तो ये अलजेब्रिक पोर्शन है, रेखा, इसको हम लोग बीज गणित कहते हैं, है ना। ये व्यंजकों से संबंधित गणित होती है। तो आप ध्यान से ये देखिए, पहले तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में वो आपसे, आपके हाथ में का सिलेबस है तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। बहुपद के आधार पर वो आपसे सवाल पूछेंगे। एक चर वाले बहुपद यानी सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक, शून्यक का मतलब होता है बहुपद के जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि x और y के मान, वैल्यूज के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू को शून्यक कहते हैं, जीरोस कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आप आसानी से कक्षा 9 की किताब में पढ़ सकते हैं। बहुपदों का गुणनखंड करना, तो पॉलिनोमियल्स का ब्रेक करना, उनके गुणनखंड करना, उनके फैक्टर करना भी कक्षा 8 और 9 में पढ़ते हैं आप लोग। बीज गणितीय सर्वसमीकाएं, तो अब यहाँ आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ी आएंगी सर्वसमीकाएं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज हैं, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी अगर आपको याद भी है तो काम चल जाएगा। यहाँ अलजेब्रिक प्रॉपर्टी आपको प्रूव नहीं करना है। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। तो जो विभाजन का एल्गोरिदम है, जो क्रम है, उस क्रम के बारे में बहुत सिंपल स्टेप है कि पहले हम उनके डिग्री के आधार पर अरेंज करेंगे, बढ़ते पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, 3-4 स्टेप हैं। उन स्टेप के बारे में आपसे वो जानकारी पूछ सकते हैं। फिर 2 चर में रैखिक समीकरण, जो डबल वेरिएबल होता है उसका जो रैखिक समीकरण होता है उसमें 2 पद होते हैं, उनको युगपद कहा जाता है, इंग्लिश में साइमल्टेनियस कहते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। इस प्रकार आपने देखा होगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को साइमल्टेनियस कहते हैं और ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ये कौन से हो गए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनकी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी होती है? एलिमिनेटरी मेथड होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, वैदिक मेथड होती है, ग्राफिक्स मेथड होती है।
मेथड्स में फॉर्मूले के तौर पर एक ही पूछा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो मैं बता ही दूंगा, आपने पढ़ा भी है। इक्वेशन सॉल्व करने का आएगा तो सबसे आसान मेथड एलिमिनेटरी मेथड है। अगर आप टीचर के लिए पढ़ रहे हैं तो लगातार आप इसके टच में होंगे, तो अपने को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग रैखिक समीकरण की बात करेंगे। अब रैखिक समीकरण सिंगल वाला होता है ना, तो आसानी से हम लोग इसको ठीक कर पाएंगे। रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, हो सकता है वो ग्राफ में भी आपसे आंसर पूछ ले, तो ग्राफी विधि से भी हम लोग इसको सॉल्व करना देख लेंगे। वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इन्होंने दिया हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, दो चर में रैखिक समीकरण का जो युग्म है, जो मैंने भी साइमल्टेनियस बताया है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, यानी कि वो सिलेबस कॉपी कर दिए। अब ग्राफ की विधि से आप सॉल्व थोड़ी ना करेंगे भी तो वो भी अपन सीख लेंगे, सरल है, आसान है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां है ना, तो वही प्रॉपर्टी बेस्ड आपको तैयारी करनी है। दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? कोऑर्डिनेट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वर्ग समीकरण जो होते हैं, वर्ग समीकरण सॉल्व करना है, उनके गुणनखंड निकालने हैं, है ना, उनको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। श्रीधराचार्य की विधि है। मूलों की जो प्रकृति है, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, कैसा होगा, तो आपका ये यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके बिल्कुल गिरफ्त में है। 2 दिन में आप ये पढ़ लोगे। यूनिट 1 एक दिन में, एक दिन में आप यूनिट 2 पढ़ लोगे। अगर आप टीचर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये 2 दिन में 2 यूनिट हो जाएंगे आपके। तो आप घबराइए नहीं कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। एक दिन में ये हो जाएगा, एक दिन में ये हो जाएगा, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपका जो रेखा गणित होती है, यानी फर्स्ट ज्योमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं, तो फर्स्ट ज्योमेट्री के बारे में ये देखिए, ये यूनिट आपका 3 है। अब यूनिट 3 में भी घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोण के युग्म, समांतर रेखाएं। अब कोण के युग्म होते कितने हैं? लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकल अपोजिट हो गया, आपके पूरक कोण हो गए, समपूरक कोण हो गए। तो एक एक टर्म में आप ये चीजें सीख जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराएं। तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज, कोण युग्म। अब बीपीटी थ्योरम यहीं आ जाएगी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वो आप पढ़ चुके हैं। मैं एक ही बार में बताऊंगा, आप धीरे से सीख जाएंगे। फिर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल यानी त्रिभुज में कॉन्ग्रुएंसी भी है और सिमिलैरिटी भी है, इनके गुण दोष 5-5 मिनट में आप ये सीखने वाले हो। इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। अब ये सब उन्होंने एक ही बात को डिटेल में ब्रीफिंग में लिख दिया है, इनका सबका एक ही मतलब है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव नहीं करना है, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके क्वेश्चनिंग करनी है, तो यहाँ के बारे में तो मैं सारी चीज़ें आपको बता ही दूंगा। फिर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, तो चतुर्भुज का कोण गुण, कैसे कैसे चतुर्भुज के युग्म होते हैं, उनके टाइप, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबंध, मध्य बिंदु प्रमेय, ये सारी चीज़ें बहुत सरलता से और बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच का समांतर चतुर्भुज। तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है। आपका जो सिंगल ज्योमेट्री पार्ट है, जो जनरली आप पढ़ते लिखते हो, वनडे एग्जाम्स में जो पढ़ते हो, वनडे एग्जाम्स में आप गड़बड़ क्या करते हो, सिर्फ जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करते हो। उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो छोड़ते जाते हो। जो आप बेसिक प्रॉपर्टी वनडे एग्जाम में छोड़ दिए हो वो फिर से रिकॉल करनी है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनेंगे, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब हम वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में केवल क्वेश्चनिंग और आंसरिंग देखते हैं। यहाँ पर आपको उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब हम आते हैं यहाँ
समांतर रेखाओं के बीच का त्रिभुज, जो हम पैरेललोग्राम्स पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं, उसमें तिरछी रेखा खींचते हैं, उसमें दो त्रिभुज बनते हैं। दोनों मैंने आपको इतनी बार सिखाया है कि दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं स्केलाइन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज में हेरोन्स लगता है, हेरोन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 99% केस में वो ट्रिपलेट से सॉल्व हो जाते हैं। और ट्रिपलेट मैंने आपको सिखा रखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी तृण मात्र भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम लोग सर्कल में, यानी हम यूनिट 3 में हैं। सर्कल की बात करें तो सर्कल से संबंधित सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। सर्कल के एरिया तो निकाल लेते हैं, सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, सड़क बना लेते हैं, टायर घुमा लेते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर कद जो थ्योरम्स होती हैं, कॉर्ड थ्योरम्स होती हैं, इंटरसेक्टिंग थ्योरम्स होती हैं, टेंजेंट थ्योरम होती है ना, सर्कल की स्टेजेस होती हैं, स्थितियां होती हैं, प्रतिच्छेदी सर्कल होता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो कुल मिलाकर के वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको ब्रीफ में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। जीवा द्वारा बिंदु पर आंतरिक कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, जो हम इंटरसेक्टिंग थ्योरम ऑफ कॉर्ड पढ़ते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उनको दो बराबर भाग में समानुपात में विभाजित करता है। वो सारे थ्योरम्स को रिकॉल करना है अपन को, और ये आपको तो पता है कि एक एक क्लास में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, है ना। केंद्र से वृत्त की दूरियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अगर आप 9th और 10th स्टैंडर्ड की बुक उठा लोगे तो सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। हम यूनिट 4 में जब एंटर करते हैं तो देखते हैं हेरोन्स का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोन्स के सूत्र द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना। अब अगर हमसे सिर्फ हेरोन्स का फॉर्मूला पूछा जाता है तब तो हम अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बता देंगे, और एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और एस क्या है? एस सेमी एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ना, सेमी सरकमफेरेंस होता है वो। तो इतनी बात तो हो गई, लेकिन अगर उन्होंने हमसे एरिया पूछा तो वो थोड़ी ना देखने वाले हैं कि हम हेरोन्स के फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, कि ट्रिपलेट से सॉल्व कर रहे हैं या किसी ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। तो ज़बरदस्ती पैनिक नहीं करना सिलेबस की लैंग्वेज देख करके। 98% स्टूडेंट ना सिलेबस की लैंग्वेज देख करके परेशान हो गए हैं। तो लैंग्वेज में अपन को नहीं पढ़ना है। चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हेरोन्स के सूत्र का अनुप्रयोग। अब भैया चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अब समझो कि पैरेललोग्राम्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमसे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। ये पैरेललोग्राम्स होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम्स में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब जब हम इसमें क्या डाल देते हैं, ये डायगोनल डाल देते हैं, तो ये दोनों बराबर बराबर त्रिभुज हो जाते हैं। यहाँ पर भी हेरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर भी हेरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हेरोन्स का फॉर्मूला लगा के डबल कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। परंतु ये तो जब हमें प्रदर्शनी के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तब तो हम हेरोन्स के फॉर्मूले का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हमसे तो वो आंसर मांगेंगे, आंसर मांगेंगे तो उसमें हम किसी भी प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो भयभीत नहीं होना कि कैसे होगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, समतल आकृतियों में संयोजन के क्षेत्रफल। तो अपने को कतई परेशान नहीं होना है। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग कहाँ एंट्री कर चुके हैं। जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो 3D दिमाग में आ जाए। जब 3D आ जाएगा तो उसमें क्यूब होगा, क्यूबाइट होगा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, इतनी आकृतियां 3D में होती हैं। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इनकी बात हो रही है। आयतन आ गया तो इनके आयतन होते हैं, घनाभ और घन हो गया, लंब वृत्ति बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का, गोले का आयतन,
ठोसों में एक संयोजन, यानी कि प्रिज्म और पिरामिड की ये लोग बात कर रहे हैं। इस प्रकार से छिन्नक, शंकु का छिन्नक भी आ गया, इनकी अपन को व्याख्या करनी है और इनके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब त्रिकोणमिति में आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति अनुपात यानी वही आपके 6 अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही तो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनका यूजेस कैसे करते हैं? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो इनके साथ जो हम कोऑर्डिनेट ऑर्डर में जो फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, वो फॉर्मूले के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण कौन से होते हैं? 90 डिग्री से जिनकी तुलना होती है वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, अभी मैंने जो सर्वसमीका की बात करी है और उसमें इनके बीच के जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। हाइट एंड डिस्टेंस तो ट्रिपलेट से ही अपन उड़ा देते हैं, पता ही है आपको, तो उसी लेवल की हाइट एंड डिस्टेंस आएगी। त्रिकोणमिति फलन, यहाँ से आपका एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है, दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमिति फलन। ये आपको 11th और 12th लेवल की बात यहाँ से शुरू हो जाती है, तो ये आपको एडिशनल करना होगा। सम्मिश्र संख्याएं आ गई हैं आपकी, सम्मिश्र संख्याएं आ गई हैं। यूनिट 6 और यूनिट 7, यूनिट 6 और यूनिट 7 जो है ये आपका यूनिट 7 में भी जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट तल में एक बिंदु आरेखित करना, निर्देशांक दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिविमीय निर्देशांक तल, आंतरिक में निर्देशांक, तो यहाँ तक ये यूनिट 7 भी अपन कर लेंगे, है ना। यूनिट 7 में यहाँ तक भी हो जाएगा। अब ये सदिश, योगफल, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगी, जो 11th और 12th यानी यूनिट 6 और यूनिट 7 का आधा, यूनिट 6 का पूरा, यूनिट 7 का जो आधा है, ये आपको 11th और 12th से करना है। अब यूनिट 8 में आ गए, तो यूनिट 8 में जो स्टैट्स है वो आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, आलेखी निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, क्लासिफाइड डेटा और अनक्लासिफाइड डेटा, उसमें ये वर्गीकृत आंकड़ों के अनुसार संचयी बारंबारता का निरूपण, माध्य विचलन, प्रसरण, वेरिएंस, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका कार्यक्रम, यानी कि ये आपका यूनिट 8 भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम लोग सारे यूनिट्स पढ़ लेंगे, 6 यूनिट और 7 यूनिट को, ये थोड़ा सा अलग है, 6वीं यूनिट और 7वीं यूनिट, ये हम लोग 11th और 12th की बुक का सहारा लेकर के इसकी स्टडी कर सकते हैं, या वो टीचर जो होते हैं आपके जो एई वगैरह की तैयारी करवाने वाले, उनका सहारा लेंगे। प्रायिकता वगैरह हम लोग पूरा कर ही लेंगे, है ना, प्रायिकता में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट 9 और यूनिट 10, यूनिट 9 और यूनिट 10 आपको स्पेशल करना पड़ेगा, यानी कि जो 4 यूनिट है, इन 4 यूनिट में आपको आउटसोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। अब उसके बाद बारी आती है फिजिक्स की। अब इसमें फिजिक्स भी अच्छा खासा दिया हुआ है, 11th और 12th लेवल का जो फिजिक्स है वो दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको उसी लेवल पर जाकर के एक बार रीड करना है। कूलाम के नियम है, विद्युत आवेश है, कठिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा, इसमें केवल और केवल थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट को वन लाइनर से भी अगर आप पढ़ेंगे तो जो आपका पिछला पढ़ा हुआ है वो सब रिकॉल हो जाएगा, तो बहुत कठिन नहीं है, इसकी ब्रीफिंग में नहीं जाना है। कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि डिटेल में जाना पड़ेगा, तो डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, टाइम रहा तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। केमिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री में अंतरा आणविक बल के प्रकार है, आदर्श गैस, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, गैसों का अणु गतिज सिद्धांत है। बिल्कुल कठिन नहीं है, ये सब आप आसानी से, आराम से, इत्मीनान से
पढ़ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र में कुछ और भी है, तत्वों का वर्गीकरण है, रासायनिक बंध, आणविक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ESDF ब्लॉक है, विलयन है, उसकी साम्यावस्था है, आयनीकरण है, कार्बनिक रसायन है। तो ये थोड़ा सा आपको और अंदर लेवल पे लेकर के जाता है। तो मैथ्स की आप कम से कम 80% जो स्टोरी है वो कंप्लीट कर सकते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। 20% स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है, वो छोटी स्टोरी नहीं है, उसमें आप का टाइम टेकिंग है, वो टाइम लगेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उस पर ध्यान दें, नहीं तो अपने 80% सिलेबस पे अपन को ध्यान देना है। मैं ये तो आज सिलेबस डिस्कशन हो गया, और जल्दी ही मैं आपका सिलेबस के बाद की जो स्टोरी है आपकी वो करने वाला हूँ। और वो कौन सी है, और वो स्टोरी आपकी यूनिट वाइज, यानी जितनी यूनिटें हमने डिस्कस करी हैं वो सारी यूनिटें हम आपको 15 से 20 दिन में आपके सामने कंप्लीट करके रख देंगे। तो कल से क्लास चालू हो जाएगी, नियमित कक्षा चलेगी, और आपको रिस्पॉन्ड करना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, और साइंस कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको ब्रीफ करता चलूँगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, डरिए नहीं। कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयों का हमें सामना करना चाहिए, और ये कठिनाई केवल आपके लिए नहीं है, इस सेगमेंट की तैयारी करने वाले तकरीबन सभी स्टूडेंट के लिए है। और अगर आपको टीचर बनना है, आगे और चुनौतियाँ आएंगी, और आप तो भविष्य निर्माता बनने वाले हैं, तो इसलिए अभी तो आगे चलकर आप बच्चों में ही हौसला भरने वाले हैं, तो उससे पहले आपके अंदर हौसला का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम कम है, और इतने कम टाइम में इतना हैवी सिलेबस देना तो न्यायपूर्ण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब चूंकि है तो है। दुश्मन कभी कभी बता के तो नहीं ही आता है, ऐसे ही आ जाते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका जो युद्ध है अज्ञात शत्रु से है, और इस अज्ञात शत्रु से युद्ध कैसे किया जाता है उसके तरीके मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।